फौज में जो भी जवान लड़ता है ना, वो नाम नमक निशान के लिए करता है। ग्रेनेड लेके आप क्रॉल करते जाओगे और मशीन गन फायर कर रहा है 1000 राउंड्स अ मिनट, अगर उसने देख लिया तो आप तो छितड़े हो जाओगे। टेम्परेचर्स थे -30 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो, इन द लास्ट बुलेट एंड द लास्ट ब्रेथ दे फॉट। आज हमारे बीच कर्नल ललित राय, जिनसे हम बात करेंगे। इन्हें वीर चक्र से नवाजा गया। इन्होंने बटालिक रीजन में गोरखा रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए कई ऊंचाइयों को रिकैप्चर किया। अब हम उनसे सुनेंगे कैसे ये कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई और कैसे इसको इन्होंने अपने टारगेट्स को अंजाम दिया। कर्नल राय, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये कारगिल युद्ध हुआ? थैंक यू मनोज फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। सो दिस ऑपरेशन जो किया ना 99 में, उसको ऑपरेशन अल बदर था। वो 84-87 के बीच में कभी उन्होंने प्लान किया था। अंडर ऑपरेशन अल बदर उन्होंने प्लान किया था कि हम 3 मेजर जगहों में इन्फिल्ट्रेट करेंगे और उस इलाके के जितने भी हाइट्स हैं उसको कब्जा कर लेंगे और वहाँ पे बैठेंगे फुल विंटर तक। और जब समर में दोबारा हिंदुस्तान की फ़ौज आएगी उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, उस वक्त उनको जो है नुकसान पहुंचाएंगे और वहीं बैठे रहेंगे। और वहाँ बैठने से उनको फ़ायदा ये था कि वो जो हाईवे, नेशनल हाईवे 1 डेल्टा, जो आपके जम्मू को से होते हुए, श्रीनगर से होते हुए लेह तक पहुँचती है, मेन सप्लाई लाइन, उसको ब्लॉक कर दिया जाए। उससे क्या हो जाता है, पूरा सप्लाई बंद, आर्म्स एमुनेशन बंद, कोई भी फूड, ऑयल, नथिंग, कुछ भी नहीं जा सकता आगे। तो उससे क्या होता, फ़ायदा उनको कि हमारी जो भी आर्मी आगे होती है उसकी सप्लाई बंद हो जाती। तो सियाचिन ग्लेशियर और जो भी जो जगह है ना, ऐसे उनको स्टाफ ऑफ कर देते। उससे हमारा इंडिया का वो पोर्शन भी ले पूरा कट ऑफ हो जाता, पूरा कट ऑफ हो जाता। फिर जैसे मैंने बोला ना, उनका एम ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया कारगिल में कुछ खास पीक्स को वापस हासिल करने के लिए। हमें ये बता सकते हैं सर कि ये ऑपरेशन हमारे देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए कितना इम्पोर्टेंट था? इस वॉर में कुछ खास पीक्स को आप लोगों ने कैप्चर किया, वो कौन सी थी और उनका क्या महत्व था? वो सबसे पहले था मुस्को वैली, सेकेंड वन वाज द्रास एंड कक्सर, जहाँ की वो टाइगर हिल था, एंड द थर्ड वन वाज बटालिक सेक्टर। ऑल इन ऑल एस्टिमेटेड ये था कि उनके पास ऑलमोस्ट 150 से लेके 200 स्क्वायर किलोमीटर्स उन्होंने कब्जा जमाए बैठे थे। वो अपार्ट फ्रॉम दिस एरिया, आई थिंक दी जो हाइट की जो डोमिनेंस है इनको जो मिल रही है वहाँ से, वो उस पूरे एरिया को डोमिनेट कर रहे थे। बिल्कुल, जैसे चाहते हैं वो हमको वैसे, बिल्कुल वो एरिया को भी डोमिनेट कर ही रहे थे, बिकॉज वो वाटर शेड से काफ़ी इस तरफ था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वो जो रोड था ना, जो कि बहुत ही क्रूशियल था हमारे लिए, सप्लाई लाइंस के लिए, उसको पूरा डोमिनेट करके वो बिल्कुल ब्लॉक ही कर सकते थे। वो थोड़ा सा मैं आपके बारे में मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि आपको अचानक जब ये वॉर छिड़ गई तो 1st 11 गोरखा रेजिमेंट को कमांड करने के लिए आपको अचानक बुलाया गया। तो ये कैसे हुआ और आपकी क्या फीलिंग्स थी उस समय? मनोज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग दिस पॉइंट ओवर हियर, बिकॉज मुझे कहीं कहीं लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऑफ माई लाइफ। मैं लैंड हुआ उधर 2 जून, स्ट्रेट फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर बोलते हैं ना जिसको। और मेरे नेक्स्ट जो हमने मेजर अटैक किया जो खल्लूबार टॉप के लिए 2 जुलाई में। सो आई हैड ओनली 30 डेज इन माई हैंड। आज लैंड हुआ, 30 दिन के बाद अटैक अगर करना है, कोई किसी को बोले तो बोलेगा पागल हो गया है, क्योंकि 30 दिन में तो आप अपने लड़कों को भी पूरा नहीं मिल पाओगे। उनको भी तो अपने लीडर का शक्ल देखना है ना पहले, बिफोर दे एक्चुअली फॉलो हिम टू डेथ। मुझे मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं अपने शक्ल को सबको दिखाऊं, अपने बॉयज़ को, कि वो पहचाने कि कौन है कमांडिंग ऑफिसर। तो मैं क्रॉलिंग करते हुए, बम्बार्डमेंट होती थी, इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट होता था, ऐसे बम्बार्डमेंट में भी क्रॉलिंग करते करते मैं गुफाओं में, पोजीशंस में, दूर दराज एरिया में जाके 10, 15, 20, 30 जितने भी लड़के वहाँ बैठे थे उनको जमा करके मैं बोलता था कि बॉयज़, आई एम योर न्यू कमांडिंग ऑफिसर, हमें अटैक करना होगा, हम ज़रूर यहाँ जो है बिल्कुल हमारी फतेह होगी और हमें अटैक करके दिखाना पड़ेगा, हमें अपना खोखरे का माइट दिखाना पड़ेगा। एंड बॉयज़ आर वेरी हैप्पी टू सी मी। उनको एक नई सी ऊर्जा आ गई, जोश आ गया कि यस वी आर नाउ डूइंग समथिंग, वी आर गोइंग टू डू समथिंग। सर हमें थोड़ा आप इस ऑपरेशन के बारे में बताएंगे
कि हाउ डिड दिस हैपन, कैसे आपने इसको लीड किया, कैसे आपके सोल्जर्स आगे बढ़े? तो हमें मौका मिला कि हमें अटैक करना है। अब खल्लूबार जो पॉइंट, खल्लूबार टॉप जिसको अटैक करना था, वो बिल्कुल एक स्पर उसके बिल्कुल सेंटर में था वो, और चारों तरफ दुश्मन, इस तरफ भी दुश्मन, इस तरफ भी दुश्मन। आइडिया इज टू गो बिहाइंड एंड अटैक। सामने 1 फुट भी अगर आप सामने जाओगे तो इतना मशीन गन फायर आता है कि आप 1 फुट तो क्या 1 इंच नहीं आगे बढ़ सकते, और ऐसे हालात में हमें वहाँ अटैक करना था। हम अमूमन कहते हैं ना कि दुश्मन एक है, दुश्मन एक नहीं था, हमारे लिए दुश्मन 3 थे। सबसे पहले वाला दुश्मन था हाई एल्टीट्यूड। हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे 16-17 हज़ार फीट अबव सी लेवल पे। टेम्परेचर्स थे -30 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो, -30, -40, -50 तक पहुंच जाती थी उधर। कहते फ्रॉस्ट बाइट होने का बड़ा बिल्कुल एकदम जम जाते थे उधर, लोहा छू नहीं ठंड से। सकते। बिल्कुल इतनी तकलीफ होती थी उधर। देन ब्रीदिंग डिफिकल्टी था, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी बिल्कुल घट जाती है। आप यू कैन नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज यू आर। जो आप यहाँ 100 किलो आराम से कैरी कर सकते हो, वहाँ 15-20 किलो कैरी करने के लिए भी एक मतलब परिश्रम होता था, एक बहुत ही चैलेंज होता था उधर। सो दिस वाज वन। एंड एक्सट्रीम कोल्ड से लोग कितने फ्रीज होके बेचारे शहीद हो गए उधर, इतना बुरा हाल हो गया था। हाइट वाज वन, हाँ, एडवर्स कंडीशंस वाज द अदर। एब्सोल्युटली। एंड माय गॉड, 17,000-18,000 चढ़े उधर उस इलाके में, वेयर ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, कोल्ड इज गेटिंग यू, वेट इज पुलिंग यू डाउन, एनिमी इज फायरिंग एट यू, एंड द थर्ड एनिमी वाज द एक्चुअल एनिमी, जो पूरे आधुनिक जो है हथियार के साथ ऊपर बैठा हुआ है। मशीन गन फायरिंग एट द रेट ऑफ 1000 राउंड्स पर मिनट, 40 to 50 ऐसे मशीन गन्स फायरिंग एट यू एट द थिंग, यू आर क्लाइंबिंग अप देयर। सो ऐसे हमें फेस करना पड़ा उधर एक्चुअल बैटल से पहले। इट वॉज टेरेबल, इट वॉज मिजरेबल, एंड फॉर अ कमांडिंग ऑफिसर ये तो एक नाइटमेयर था। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि एक फौजी का सबसे वीक पॉइंट क्या होता है मालूम है? इट्स अ सीक्रेट विच आई एम नॉट सपोज टू टेल यू, बट आई विल टेल यू टुडे, कि फौजी का जो है बूट होता है ना, सबसे जो है इट्स अ स्ट्रेंथ ऑल्सो एंड वीक पॉइंट ऑल्सो। अगर बूट सही हो ना तो हम कहीं भी चल के पहुंच जाते थे। उस समय कारगिल वॉर 99 में जब छिड़ा, तो हम लोग यहाँ पर बूट कॉम्बैट RI बनाते थे। अच्छा। तो हमारे पास उस समय कुछ डिमांड आई कि हमें इमीडिएटली छोटे साइजेस के बूट्स RI वो चाहिए। मेरे लड़कों के लिए होगा बिल्कुल छोटे साइज बोला तो। और सर यहाँ से मटेरियल इमीडिएटली विदाउट एनी ऑर्डर वो आए, उन्होंने पैक करवाया, यहाँ पर लोकल जो आर्मी की यूनिट है पैक करवाया, एंड इमीडिएटली वी वर आस्क्ड टू सेंड इट टू चकेरी एयरपोर्ट, और वहाँ से इट वाज एयरलिफ्टेड, वी वर टोल्ड दैट इट इज़ बीइंग एयरलिफ्टेड डायरेक्टली टू कारगिल। ओके। सो ये छोटा सा एक हम लोगों को नहीं, समय वाओ इंसिडेंट वाओ, याद है। आई एम एक्चुअली रियली फैसिनेटेड बाय दिस थिंग, बिकॉज हम तो वहाँ लड़ाई लड़ रहे थे, हमें मालूम नहीं था, बट हमें ये मालूम था कि जो जिस ही बंदे ने बना के भेजा, ये मोर देन फरिश्ता फॉर अस। अरे नहीं सर, ये तो दैट वाज द वेरी लिटिल दैट वी कुड डू। No, but you did it at such short notice without even thinking twice. That's fantastic. तो मेरे फादर उस समय थे। अच्छा। तो उन्होंने फिर सारी हमारे वर्कर्स को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि बच्चों, हम अपने देश के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम उनको जितने ज़्यादा से ज़्यादा जूते बना करके, ये स्नो बूट्स बना के हम अगर पहुंचा सके, इंसुलेटेड बूट्स, तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम नहीं, होगा। नहीं, और उन लड़कों ने रात दिन काम करके सर यहाँ पर Fantastic, fantastic. Matter of fact, I will definitely carry your story, और मैं ज़रूर अपने लड़कों को भी बताऊंगा कि I have met that gentleman who has worked with his team to produce those beautiful boot RI which we use for war over there in the front. MKU में we say that courage is a decision. So आप थोड़ा सा हमें इस बारे में बताएंगे कि कैसे आपने इन चीज़ों को आगे बढ़ाया? फौज में जो भी जवान लड़ता है ना, वो नाम, नमक, निशान के लिए करता है। सो अगर वो जवान उठ के जो है जोश में एकदम चार्ज करता है, इट्स बिकॉज ही फील्स इट इज हिज ड्यूटी, नॉट बिकॉज ही इज बीन ऑर्डर टू डू इट। उसका कर्तव्य है, इसलिए उसको स्ट्रेंथ मिलता है उसमें। आर्टिलरी शेलिंग, रॉकेट लॉन्चर्स, मोटर्स, एज वी वेंट ऑन क्लोजर, मशीन गन फायर, स्मॉल आर्म्स फायर, माय गुडनेस, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजन एंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर दे मस्ट हैव ब्लोन ऑन अस। और जब भी मेरा जवान गिर जाता बुलेट से, मैं उसको आइस बॉल बना के उसके जहाँ भी बुलेट होल होता था, जहाँ से खून बह रही होती थी, उसको हम ब्लॉक कर देते थे ताकि खून ना बहे। उस जवान की हिम्मत को देखो, इवन इन अ सिचुएशन लाइक दैट। उसको पूछा कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा, राइफल से आप पॉइंट करके जो है जिस बंकर से फायर आ रहा है उसमें तुम फायर करते रहो ताकि हमें भी फायर सपोर्ट मिले। बट नेक्स्ट डे व्हेनेवर हमारा काम वहाँ कंप्लीट हो जाता है,
मैं खुद आके तेरे को अपने कंधे में बिठा के नीचे ले जाऊंगा। तो जवान, वहाँ का हर जवान ने यही बोला कि साहब हमें पता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस इलाके को डे लाइट होने से पहले कैप्चर करें, तो डोंट वरी, इट्स वेरी पेनफुल। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा पूरा शरीर खोखला हो गया बिकॉज देयर नो ब्लड, बट वी विल वेट साहब, आप काम खत्म कीजिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड यू कम बैक एंड टेक अस। एंड राइट हियर आई वांट टू टेल यू, जहाँ मैंने सोचा था कि एक दिन में वो ख़त्म करके मैं वापस आऊँगा इस जवान को फिर इवैक्यूएट करने के लिए, इट टुक अस मोर टाइम, इट टुक अस 2-3 days, एंड बाय द टाइम आई केम बैक, these Jawans were lying down there, their rifles were pointed towards the same objective which I had given them, their finger was pressing the trigger, there was no bullet in the magazine, but they were frozen solid like an ice block. So till the last bullet and the last breath they fought and they died, and that is the quality of the Indian soldier, Indian army soldier. I really say hats off to the spirit of our soldiers. It's because of people like our soldiers that our nation is very secure, and today ours is one of the strongest and the most professional armies in the world. कैप्टन मनोज पांडे का आपने नाम लिया, इनफैक्ट शायद मुझे याद है लखनऊ के से ये पढ़े हैं और यूपी के ही हैं, तो कहीं मैंने देखा है कैंट में कि ये ग्रेनेड फेंक रहे हैं, एक हाथ में इनके राइफल है और एक हाथ से ग्रेनेड फेंक रहे हैं। करेक्ट। उस वक्त लेफ्ट साइड से एक बंकर एरिया से बहुत मशीन गन की फायर आ रही थी और आगे सामने से भी बहुत मशीन गन की फायर आ रही थी। तो मनोज पांडे, कैप्टन मनोज पांडे लखनऊ का यंग बॉय, ही वाज जस्ट अबाउट 25 years old, आई थिंक 24-25 years old, उसको मैंने ऑर्डर दिया कि आप जाके ये बंकर एरिया से जहाँ से आ रहा है फायर, 3-4 बंकर दिख रहे हैं उनको ख़त्म करो। मनोज पांडे गया उधर विदाउट हेजिटेशन, करेजियस बॉय आई टेल यू, ही वेंट देयर एंड इंस्टेड ऑफ 4 bunkers देयर वर 6 bunkers। सो वहाँ एक हौलदार भीम बहादुर देवान था, उसने वो 2 bunkers को ख़त्म कर दिए, लेकिन उसी के दौरान वो बेचारा शहीद हो गया उधर, ही गॉट अ बुलेट थिंग ओवर देयर, ही गॉट किल्ड। ये 4 bunkers को भी मनोज पांडे ने एक एक करके फायर एंड मूव करके ग्रेनेड को लूप होल के थ्रू फेंक के उसने बर्बाद कर दिए। एंड जैसे कितना जो है आदमी का वो क्या कहते हैं ना, करेज चाहिए कि आप ग्रेनेड लेके आप क्रॉल करते जाओगे और मशीन गन फायर कर रहा है 1000 राउंड्स अ मिनट, अगर उसने देख लिया तो आप तो छितड़े हो जाओगे। तो 3 खत्म कर दिए, जब तीसरा कर रहा था तो ही गॉट अ स्प्रे ऑफ बुलेट्स ऑन हिज लेफ्ट साइड एंड ही वाज ब्लीडिंग। अनफॉर्चुनेटली बाय दैट टाइम इतना खून बह चुका था कि उसके जो रिएक्शंस बहुत स्लो हो चुके थे, और जब वो खड़ा होकर ग्रेनेड फेंकने के लिए गया तो थोड़ा स्लो हो गया। पाकिस्तानियों ने देखा 4 bullets right through the helmet over here, 4 bullets, and immediately, but even before he fell down, the immediate reaction was no chhodno, he told his boys, that means don't leave these guys, and he fell down। लड़ रहे हैं, खून बिल्कुल बह रहा है, बट वो कोई गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी इन बातों को सुन के। बट सर ये बताइए एक्चुअली कैसे ये सब चीज़ें आपने हैंडल की वहाँ पे? इतना कन्फ्यूजन था उधर, तो जितने भी भाग के रह गए थे उनको मैंने बोला सर में कफन बांधो, ये मत सोचो कि हम वापस जिंदा आएंगे, ये भी मत सोचो कि मेरा हाथ को क्या होगा, पाँव को क्या होगा, कुछ नहीं, सर में कफन बांधो, खुकरी निकालो और चलो। एनर्जी नहीं है, इतना चढ़ के थके मरे हैं हम लोग, कितने घंटे हम चढ़े हैं उधर, ठंड से ठिठुर रहे थे उधर, भूखे प्यासे, बट वी सडनली गॉट द एनर्जी एंड वी चार्ज्ड अप, वी स्लैश्ड आवर वे अप एंड वी रीच्ड द टॉप, एंड देन वी हेल्ड ऑन टू दैट टॉप ओवर देयर। उनके काउंटर अटैक्स आए, वी हेल्ड बैक, एंड ऑन दी आई थिंक आफ्टर 36 hours or so we put the तिरंगा झंडा on top and Khaluwa top was ours। सर इस ग्रेट विक्ट्री के बाद हाउ आर यू फीलिंग? यू मस्ट बी फीलिंग रियली ग्रेट आफ्टर यू हैव अचीव्ड दिस टारगेट फॉर योर बटालियन, फॉर योर नेशन। आपको कैसा लग रहा था उसके बाद? मनोज, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस यस दैट वुड बी द ये सोच आती है कि भाई जो अचीव करने के लिए गए थे वो अचीव हो गया, तो आई शुड हैव बीन हैप्पी, बट अगेन एट व्हाट कॉस्ट? जवान लड़के 21 साल के, आई मीन दे हैड अ फुल लाइफ अहेड, सारी जिंदगी पड़ी थी उनके भी फैमिली थे, उनके भी अरमान थे, उनके भी एम्बिशंस थे, गए सब बेचारे। तो वो सोच के जो है ना एज ए कमांडिंग ऑफिसर बहुत दुख होता है। उस दौरान आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ आपके पास 2 boxes लेटर्स के, वो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था। या उसका ऐसा था कि इमीडिएटली आफ्टर द वॉर आई वाज रियली सैडेंड, और मैं
अंदर ही अंदर जो है ना मेरे जो है ना मेरे एंगर खाई जा रही थी मेरे को। मैं ये सोचता था कि यार लुक एट दिस पीपल, दे आर नॉट इवन वरीड अबाउट अस। हम ऐसे डेजोलेट एरियाज में जो है गोली खा रहे हैं इधर, भूखे प्यासे, सर्दी में बिल्कुल ठिठुर रहे हैं उधर, कोई खाने का सोने का कुछ टाइम नहीं, कुछ वक्त नहीं, गोली बमबारी ऑल द टाइम लाइक दिस। सो उस वक्त मैं ऑफिस में बैठा था तो मेरे रनर ने 2 सूटकेस भर के जो है ना लेटर्स लेके आया, कहते सर आपके लेटर्स आए हैं। जब खोल के देखा तो इट वाज एड्रेस टू द कमांडिंग ऑफिसर फर्स्ट 11 गोरखा राइफल्स। तो यू कुड मेक आउट दैट दोज पेजेस वर टॉर्न फ्रॉम नोटबुक्स, यू नो, एंड विद टाइनी हैंड यू कुड मेक आउट। वो हैंड राइटिंग से पता चलता नहीं कि बच्चे ने लिखा करके, प्यारे फौजी भैया हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, एंड देन वन हार्ट विद द रेड कलर ओवर देयर, आप ज़रूर आइए हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। You know, a simple letter like that, all the letters opened that contained things like that, someone jhanda, someone embracing a small girl, embracing her with pigtails over there, and I almost choked, you know. और उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि यार look, everybody is not so indifferent. कोई तो है उधर जो हमें भी प्यार करते हैं, हमें चाहते हैं। Because as a फौजी, all I say is, see, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ वो नहीं चाहिए, हमें आपसे थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ा रिस्पेक्ट चाहिए। दैट्स व्हाट अ फौजी वांट्स, एंड दैट इज द डे आई डिसाइडेड कि मेरे जो लड़के हैं, जो जवान लड़के गए हैं, उनकी वीर गाथा जो है मैं सबको सुनाऊंगा। आई विल टेक टाइम आउट, बट आई विल स्प्रेड द गुड वर्ड अबाउट द ग्रेट जॉब एंड द ग्रेट सैक्रिफाइस दैट माई बॉयज हैव मेड फॉर ऑल यू गाइस। सर, ये वाकई में जो आपने सुनाया ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। बस एक आपसे आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए अगर आप कुछ देना चाहें एज एन आर्मी ऑफिसर। एक सिंपल सोल्जर होता है, वो दुश्मन से इसलिए नहीं लड़ता क्योंकि वो दुश्मन को हेट करता है, वो इसलिए लड़ता है क्योंकि जो उसके पीछे है उसको वो लव करता है, उसके नेशन और उसके पीपल को लव करता है। इसलिए एज अ सोल्जर वी विल फील एम्पावर्ड इफ एवरी सिटीजन अंडरस्टैंड्स कि क्या सेक्रीफाइस उसका एक सिंपल सोल्जर ने किया है उसके लिए, ताकि वो सो सके। दैट्स ऑल आई कैन से। जय हिंद। थैंक यू मनोज। थैंक यू।